दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन मूवी को लेकर आया हूँ जिसे साल 2022 में रिलीज किया गया था, लेकिन उसको देखने का मौका मुझे अब मिला। मूवी की IMDb रेटिंग है 7.2, जबकि रोटेन टोमेटोज पर इसको 80% की फ्रेश रेटिंग मिली हुई है। मूवी बहुत ही सेंसिटिव है, जो आपको शुरू में एक अलग एक्सपीरियंस देगी, लेकिन जैसे जैसे आप कहानी में आगे बढ़ेंगे तो कुछ ऐसी चीजें सामने आएंगी जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देंगी। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मूवी को लास्ट तक जरूर देखना। मूवी का नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत होती है प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में, यानी करीब सन 1940 के ब्रिटिश इंडिया राज से, जहां हम देखते हैं कला मंजुश्री नाम की एक लड़की को, जो एक सक्सेसफुल बैकग्राउंड सिंगर है और साथ ही प्रेजेंट में उसके रिकॉर्ड्स और सॉन्ग्स लगातार हिट पर हिट हो रहे हैं। अब हाल ही में उसने म्यूजिक वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड द गोल्डन विनाइल जीता है, जो उसके लिए गर्व की बात है। इसलिए हम देखते हैं कि कई जर्नलिस्ट्स उसका इंटरव्यू लेने आते हैं, जिस दौरान बातचीत में वो बताती है कि ये उसकी फादर की विरासत है। वो बताती है कि उसके पिता का म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़ा नाम था और उसकी माँ का सपना था कि वो एक बेहतरीन सिंगर बने। इसलिए आज कला ने अपनी माँ का वो सपना पूरा कर दिया, जिस वजह से वो आज बहुत खुश है। खैर, अब इसी बीच एक जर्नलिस्ट उससे पूछता है कि आपकी माँ तो खुद एक जानी मानी सिंगर थी और सुना है कि वो 9 साल पहले अपने बेटे को भी लॉन्च करने वाली थी। तो हम नोटिस करते हैं कि ये सुनकर कला थोड़ा परेशान हो जाती है, लेकिन फिर वो उस जर्नलिस्ट से कहती है कि आपका सोचना गलत है, क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था, सिर्फ एक बेटी है, जो और कोई नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। तभी ये कहानी एक फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि कला की माँ यानी उर्मिला मंजुश्री को ट्विंस बच्चे हुए थे। अब उर्मिला को अपने बेटे से बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि वही परिवार की म्यूजिक की विरासत को आगे बढ़ा सकता था। लेकिन अक्सर ट्विंस में ऐसा होता है ना कि एक बच्चा सारा पोषण ले लेता है और दूसरा कमजोर पड़ जाता है। इसलिए यहाँ पर कला को तो पूरा पोषण मिला, लेकिन इस वजह से उसका भाई कमजोर पड़ गया और वो जिंदा नहीं बच पाया। फिर इस बात को लेकर उर्मिला के मन में अपनी बेटी के लिए गुस्सा भर गया, लेकिन फिर भी समय के साथ उसने अपने गुस्से को कम किया और कला को सिंगर बनाने की तैयारी शुरू की। हालांकि इस बीच उसने अपनी बेटी से ये भी कहा कि चूंकि कला एक लड़की है, इसलिए उसे दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी होगी और अपनी डिग्निटी बनाए रखनी होगी, क्योंकि उसके नाम के आगे सक्सेसफुल सिंगर का टैग लगना चाहिए, ना कि कोई साधारण सरनेम। तो इन बातों से हम नोटिस कर पाते हैं कि उसकी माँ असल में अपनी बेटी पर अब पूरा फोकस कर रही थी। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ कला अपनी माँ को फोन करके अपनी सक्सेस के बारे में खुशखबरी देती है कि उसने गोल्डन रिकॉर्ड जीता। अब उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि न्यूज़पेपर में उसकी तस्वीर छपी है, जिससे दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन तभी अचानक उसकी सेक्रेटरी सुधा वहां आती है और उसके सामने ही फोन की घंटी बजने लगती है, यानी कला असल में खुद से बात कर रही थी और कॉल पर उसके साथ कोई भी नहीं था, जो कि बहुत ही अजीब और क्रीपी बात थी। खैर, अब वो वहां से चली जाती है और अगले सीन में हमें उसके इंटरव्यूज और फोटोशूट्स दिखाए जाते हैं, क्योंकि अब वो सेलिब्रिटी बन गई है। इस बीच जब वो अपने रिकॉर्ड्स को देख रही होती है, तभी उसे ग्लास में किसी का रिफ्लेक्शन दिखता है और वो शख्स उससे कहता है कि तुम एक चोर हो और तुमने मेरे सपनों को चुराया है, इसलिए इन अवार्ड्स पर असल में तुम्हारा कोई हक नहीं। ये सुनकर अब वो थोड़ा शॉक हो जाती है और तभी वो शख्स अपने हाथ बाहर निकालकर उसका सिर पकड़कर ग्लास से टकरा देता है, जिससे कला डर जाती है और घबराकर वहां से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कला की तबीयत ठीक नहीं है, जिस वजह से डॉक्टर उसका चेकअप करने आता है। अब डॉक्टर उससे कहता है कि वो फिजिकली पूरी तरह से ठीक है, जबकि कला उससे कहती है कि उसके दिमाग में शोर है और उसे पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर महसूस हो रहा है। वो कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है, जिस पर वो डॉक्टर उसे समझाता है कि ये सिर्फ स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। अभी अभी आपको लोगों ने जानना शुरू किया है, लोगों की भीड़ आपको घेरे रहती है, हर वक्त आप फोटोज के सामने रहती हैं, जिस वजह से आपके दिमाग पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, जैसा कि अक्सर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ होते हुए पाया गया है। इस तरह अब वो डॉक्टर उसे परेशान ना होने की सलाह देता है, जिस पर कला उससे कहती है कि उसे स्लीपिंग पिल्स भिजवा दे, जो अब खत्म हो गई हैं। लेकिन तभी डॉक्टर उसे याद दिलाता है कि हाल ही में उसने वो दवाइयां भिजवाई थी, लेकिन फिर भी स्लीपिंग पिल्स ऐसे नहीं लेनी चाहिए, ऐसे तो उसकी दिक्कत और डर और बढ़ जाएगा। डॉक्टर ये भी कहता है कि उसे नॉर्मल सोने की कोशिश करनी चाहिए, दूध पीना चाहिए, जिससे उसके दिमाग को राहत मिलेगी और अच्छी नींद आएगी। लेकिन दूध का नाम सुनते ही कला थोड़ा अजीब सा मुंह बना लेती है और उससे कहती है कि नहीं, दूध मुझे पसंद नहीं है।
उसके ऐसा कहते ही सीन वापस से फ्लैशबैक में जाता है, जहां उर्मिला कला को संगीत की प्रैक्टिस करवा रही होती है। अब कला धीरे धीरे बड़ी होती है, लेकिन उसका म्यूजिक उतना अच्छा नहीं था जितना उर्मिला चाहती थी। इसलिए एक दिन गुस्से में उर्मिला उससे कहती है कि एक तो तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं, ऊपर से तुम कोई मेहनत भी नहीं करना चाहती, ऐसे कैसे काम चलेगा। वो आगे कहती है कि कुछ दिन बाद उस्ताद जी के सामने तुम्हारा लाइव परफॉर्मेंस होना है, जबकि तुम्हारे बेसिक्स अभी तक साफ नहीं है। क्या तुम अपने खानदान का नाम ऐसे रोशन करोगी? इस तरह अब सजा के तौर पर उर्मिला उसे घर से बाहर निकाल देती है, जिस वजह से कला रात भर ठंड में तड़पती रहती है। फिर हम देखते हैं कि वो दिन आ जाता है जब उसे अपना लाइव परफॉर्मेंस करना था, लेकिन यहाँ हम नोटिस कर पाते हैं कि वहाँ पर बहुत कम लोग आए थे, जिस वजह से उर्मिला अब अपने पति का रेफरेंस देते हुए पूछती है कि दीवान मंजूश्री, जो कि एक बड़े गायक थे, आज उनकी बेटी यहाँ गा रही है, लेकिन फिर भी भीड़ क्यों नहीं है? तो उस्ताद जी बताते हैं कि आज गांधी जी यहाँ पास में आए हुए हैं, तो काफी लोग वहाँ चले गए हैं, और वैसे भी क्लासिकल म्यूजिक के लिए कम लोग आते हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अपनी बेटी को परफॉर्म करने दो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि मंजूश्री खानदान की बेटी का सुर कितना सही लगता है। तो इस तरह अब कला अपना परफॉर्मेंस देती है, जो काफी अच्छा होता है, और लोगों से उसे सम्मान भी मिलता है। लेकिन तभी हम उसके बाद जगन नाम के लड़के की भी परफॉर्मेंस देख पाते हैं, और जैसे ही जगन की परफॉर्मेंस शुरू होती है तो वैसे ही उसे सुनने के लिए वहाँ और लोग आते हैं, क्योंकि उसकी आवाज में जादू था, जो किसी नए उभरते लड़के में होना बहुत मुश्किल था। इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि सभी लोगों के साथ साथ खुद कला की माँ उर्मिला भी उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है, और आखिर में वो उसे इनाम भी देती है। आज असल में जगन को देखकर उसको अपना बेटा याद आ गया था, और उसका सोचना था कि अगर आज उसका बेटा जिंदा होता तो वो ऐसे ही अपने सुर को लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा होता। अब कुछ देर बाद उर्मिला उस्ताद जी से कहती है कि वो कला को नॉर्मल सिंगर नहीं बनाना चाहती, बल्कि वो उसे पंडित की उपाधि दिलवाना चाहती है। दोस्तों, म्यूजिक या आर्ट फॉर्म्स में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, उसे पंडित जी की उपाधि मिलती है, जो जगन में पहले से थी, क्योंकि उसकी आवाज गिफ्टेड थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उर्मिला जगन से खुश होकर उसे अपने घर लेकर आती है और उसे वहीं रखने का सोचती है। इस बीच वो अपनी बेटी कला को जगन के लिए दूध लाने को कहती है, और कला उसे दूध दे देती है। इसके बाद वो दोनों बात करते हैं, जहाँ जगन उससे कहता है कि उर्मिला मैडम ने बताया कि तुम भी बहुत अच्छा गाती हो, इसलिए अब से वो उसका साथ देगा। लेकिन ये सुनकर कला को बुरा लगता है और वो बाहर चली जाती है, जबकि जगन को लगता है कि शायद ये बात कला को ठीक नहीं लगी, इसलिए वो उसे संभालने के लिए उसके पीछे पीछे आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि बाहर ठंड बहुत थी, इसलिए जगन को बुखार आ जाता है, जिसके बाद कला उसका बुखार चेक करने जाती है और उसके मुंह में थर्मामीटर रखकर टेम्परेचर चेक करने लगती है। लेकिन ये देखते ही उर्मिला उसे डांटती है कि सिंगर के मुंह में थर्मामीटर डालना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें मरकरी होता है जो आवाज खराब कर सकती है। साथ ही वो उसे टॉन्ट मारते हुए ये भी कहती है कि ये बात सिर्फ गायक परिवार से जुड़े लोग समझ सकते हैं, फिर भी तुमको ये सब ध्यान नहीं। खैर, अब कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ कला नई फिल्म के सॉन्ग की रिकॉर्डिंग और तैयारी कर रही होती है, और तभी उसे खबर मिलती है कि एक बड़े म्यूजिक डायरेक्टर सुनील का देहांत हो गया है। जिसके बाद अगले सीन में जब उसका इंटरव्यू हो रहा होता है, तो वहाँ उससे सुनील के बारे में पूछा जाता है, जिस पर वो कहती है कि उसे उसके साथ गाने का मौका नहीं मिला, इसलिए वो इस बात को लेकर दुखी है। लेकिन तभी वो देखती है कि वही शख्स जो ग्लास में दिखा था, वो फिर से वहाँ आ जाता है, जो उससे कहता है कि कला झूठ बोल रही है। और दोस्तों, यहाँ हम नोटिस कर पाते हैं कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि जगन है, जो बार बार कला को जगह जगह पर दिख रहा है, या मान लें कि एक तरह का हॉन्ट कर रहा है। खैर, अब सीन यहाँ से वापस फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हम उसी सुनील के घर को देख पाते हैं, जिसकी रिसेंटली मौत की खबर छपी थी। हम देखते हैं कि वो जगन का गाना सुनते हैं, जिससे वो बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। अब इसी दौरान कला को भी गाना गाना था, लेकिन तभी उर्मिला उसे मना कर देती है और जगन को गाने को कहती है, जिससे कला को अंदर ही अंदर बहुत दुख होता है। वो समझ जाती है कि उर्मिला सिर्फ जगन पर फोकस कर रही थी और उसे ही पुश कर रही थी। फिर अगले सीन में कला देखती है कि उर्मिला और सुनील साथ हैं, मतलब इन दोनों का अफेयर चल रहा था। ये चीज उसके मन को और तोड़ देती है, जिसके बाद वो बाहर जाकर बैठ जाती है। लेकिन तभी जगन उसके पास आता है, जहाँ वो उससे पूछती है कि आखिर उर्मिला सुनील से क्यों मिली। तो जगन उससे कहता है कि वो उससे इसीलिए मिली ताकि कला को फिल्म इंडस्ट्री में कम मौका मिले, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इससे जगन को बड़े म्यूजिक डायरेक्टर सुमन कुमार के साथ काम करने का मौका मिलेगा और आगे चलकर वो गोल्डन रिकॉर्ड जीतेगा। लेकिन तभी कला उससे कहती है कि वो अवार्ड उसे जीतना है, वो भी अपनी माँ के लिए।
फिर अगले दिन हम देखते हैं कि उर्मिला कला की शादी की बात कर रही होती है और किसी खास जगह पर प्लानिंग कर रही होती है, जबकि दूसरी तरफ वो जगन के लिए म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों को बुलाकर एक ग्रैंड पार्टी रखती है ताकि वो उसका फ्यूचर सेट कर सके। लेकिन ये देखकर कला को समझ में नहीं आता कि आखिर उसकी माँ ऐसा क्यों कर रही है। उसे इस बात का बहुत दुख होता है कि वो अपनी बेटी को दबाकर किसी और को आगे बढ़ाना चाहती है जो उसे नागवार गुजरता है। इसलिए जब उसकी माँ उर्मिला उसको तैयार कर रही होती है तो वो अपनी माँ से कहती है कि उसे भी इस पार्टी में परफॉर्म करना है, इसलिए वो उसे ऐसा करने दे। लेकिन उर्मिला उससे मना कर देती है और कहती है कि लड़कियां बैकग्राउंड सिंगर नहीं बनती, जबकि जगन ऐसा कर सकता है, इसलिए वो ये सपना अब छोड़ दे। पर तभी कला उससे कहती है कि वो शादी करके कहीं नहीं जाएगी और जगन से शादी करके यहीं रहेगी। तो इस पर उर्मिला भड़क उठती है और चिल्लाती है कि जगन तो उसका भाई है, तो आखिर वो उससे शादी कैसे कर सकती है। इस तरह वो अपनी बेटी के सामने एक बहुत बड़ा राज खोलती है, जिससे हमें समझ में आता है कि उर्मिला ने जगन को गोद ले लिया था और उसे अपनी फैमिली का हिस्सा बनाया। यानी अब ये साफ हो जाता है कि उर्मिला को पहले से बेटे की चाह थी, लेकिन जब उसका अपना बेटा नहीं बचा तो उसने अब जगन को बेटा मान लिया था ताकि वो उसके जरिए अपने खानदान की लेगेसी को आगे बढ़ा सके। उसकी दूसरी वजह यह भी थी कि कला में उतना टैलेंट नहीं था, जबकि उर्मिला बचपन से उसको ट्रेन करने में लगी थी। लेकिन अब जगन के पास गॉड गिफ्टेड वॉइस थी, इसलिए उर्मिला ने उसे चुना। पर यह बात कला को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, क्योंकि कला को उम्मीद थी कि वो सिंगर जरूर बनेगी और अपनी माँ के सपने को जरूर पूरा करेगी और आखिर में वो अवार्ड अपनी माँ के लिए जीतेगी। लेकिन अब उसके वो सपने धीरे धीरे टूट रहे थे, क्योंकि उर्मिला का सारा ध्यान जगन पर था। इसलिए अब हम देखते हैं कि पार्टी में कला सुनील से मिलती है और बातचीत के दौरान उसे किस करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ऐसा करके सुनील उस पर ध्यान देगा और उसे गाने का चांस मिल जाएगा। लेकिन जब सुनील बिना किसी खास रिस्पॉन्स के वहाँ से जाने लगता है तो अचानक से कला उससे पूछती है कि वो आखिर जगन को क्यों मौका दे रहा है, जबकि जो आगे जाकर उसकी ही जगह ले लेगा। तो ये सुनकर सुनील मुस्कुराते हुए कहता है कि ऐसा तो होता ही है, कोई ना कोई किसी न किसी की जगह ले लेता है, इसमें नया क्या है। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि जगन की परफॉर्मेंस शुरू होती है और कला सिर्फ तानपुरा बजाने के लिए उसके पास वहाँ बैठी होती है। लेकिन तभी अचानक जगन की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद उर्मिला उसे रूम में ले जाती है और फौरन एक डॉक्टर को बुलाती है। इस बीच सुनील उर्मिला से जाकर कहता है कि बाहर इतने बड़े लोग आए हैं, इसलिए जगन को चांस मिलना चाहिए और ऊपर से मैंने कुछ लोगों को बोलकर भी रखा है, तो आखिर अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। लेकिन उर्मिला इस पर कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसे गाने के लिए नहीं भेजा जा सकता। पर तभी उर्मिला के दिमाग में कला का ख्याल आता है और फिर फौरन वो उसे बाहर भेज देती है। इस तरह अब कला सभी के सामने अपना गाना परफॉर्म करती है, जो उन लोगों के लिए इतना एक्सीलेंट तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो काफी अच्छा था। पर दूसरी तरफ जगन की हालत अब भी ठीक होने का नाम नहीं लेती और उल्टा ज्यादा बिगड़ जाती है। फिर जब डॉक्टर उसे चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसकी आवाज भी खराब हो गई है, साथ ही उसे तेज बुखार और किसी तरह का अनजाना इन्फेक्शन हुआ है। ये सुनकर अब जगन टूट जाता है, क्योंकि उसकी आवाज ही उसकी जिंदगी का सहारा थी। फिर इस बीच एक दिन सुमंत कुमार वहाँ आता है और कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि जगन की आवाज चली गई। आखिर इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि जिस दिन उसकी परफॉर्मेंस थी उसी दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। खैर, फिर भी वो उससे कहता है कि अभी नहीं तो बाद में सही, लेकिन उसे मौका जरूर मिलेगा। लेकिन हम देखते हैं कि अब तक जगन का सपना टूट चुका था। वो दिन पर दिन अपनी हिम्मत हारे जा रहा था और ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसकी आवाज खराब हुई थी, उसके शरीर के अंदर और भी बहुत कुछ खराब चल रहा था, जिसे वो किसी को बता नहीं पा रहा था। और ऐसा इसीलिए क्योंकि बचपन से वो एक अनाथ था, जिसने कभी अपने दिल की बात किसी से नहीं शेयर की। और अब जब उर्मिला ने उसे गोद ले लिया था तो वो उसके ऊपर बीमारी का बोझ नहीं डालना चाहता था, जिस वजह से वो उसे अपनी एक्चुअल कंडीशन नहीं बताता। अब सुमंत वहाँ से जाने लगता है, जिस पर कला उससे कहती है कि आज मौसम खराब है, इसलिए वो आज रात यहीं रुककर कल चले जाएं। तो इस पर सुमंत उसकी बात मान जाता है। लेकिन जल्द ही हम समझ जाते हैं कि ये सब कला का ही प्लान था, क्योंकि रात को वो सज धज कर सुमंत के पास जाती है और उससे फ्लर्ट करने लगती है, जिसका फल उसे अगले दिन मिलता भी है। क्योंकि अगले दिन हम देखते हैं कि जाते वक्त सुमंत कला की माँ उर्मिला से कहता है कि कला एक कोयल है और 3 दिन बाद कोलकाता में मैंने उसकी रिकॉर्डिंग फाइनल की है। पर उर्मिला भी कोई आम लेडी नहीं थी। वो पल भर में समझ जाती है कि कला ने जरूर सुमंत के ऊपर अपना जाल फेंका होगा, आखिर है तो वो उसकी ही बेटी। इसीलिए अब उर्मिला एक तरह से टॉन्ट मारते हुए कला से कहती है कि हाँ, वो सच में कोयल है, जो अपना घोंसला नहीं बनाती बल्कि दूसरों का घोंसला हड़प लेती है।
और दोस्तों, ये बात सच है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोयल अपने अंडे अपने घोंसले में नहीं देती, बल्कि दूसरों के घोंसले में देती है। असल में ये जगन के चांस और सपनों की ओर इशारा करता है, जो अब कला को मिल चुके थे सुमंत से की गई फ्लर्टिंग के जरिए। दूसरी तरफ अब जगन भी दुखी रहने लगा था और इसीलिए वो एक दिन खुद को खत्म कर लेता है, जिससे उर्मिला पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि सालों बाद उसने एक बेटे को गोद लिया, लेकिन आज वो बेटा भी नहीं रहा। फिर हम देखते हैं कि जगन के अंतिम संस्कार के वक्त वहाँ सभी लोग आते हैं, लेकिन इस बीच कला को उसकी बॉडी पर एक बक्सा दिखाई देता है, जैसा कि कोई छोटा सा कीट पतंगा हो। अब कहानी यहाँ से फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ कला खुद को आईने में देख रही होती है और उस पर भी उसे वही बग दिख रहा होता है। इसके बाद जब वो उसे मारने की कोशिश करती है तो अचानक वो बग मरकरी में बदल जाता है, जिससे वो बहुत घबरा जाती है। फिर हम देखते हैं कि प्रेजेंट में बाहर सुमन आया हुआ था, जो अपने डाउनफॉल में था और उसे मुश्किल से 2-3 मूवीज मिल रही थी, इसलिए अब वो कला से एक फिल्म के लिए बात करने आया था। लेकिन हम देखते हैं कि कला उससे मिलने से मना कर देती है, जिससे दुखी होकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कला उर्मिला को फोन करती है और कहती है कि उसके साथ सब कुछ गलत हो रहा है, इसलिए उसे उसकी हेल्प चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ उर्मिला उसकी बात सुनकर अपना फोन काट देती है, जिससे कला और परेशान हो जाती है। फिर जब वो लिफ्ट में होती है तो उसे वहाँ पर सुमन मिलता है, जो उसका बाहर आने का वेट कर रहा था ताकि वो उससे मिल सके। अब वो उससे कहता है कि तुम बहुत ही बुरी इंसान हो, अगर मैं नहीं होता तो आज तुम यहाँ पर नहीं होती और ना ही लोग तुम्हें इस मुकाम पर देख पाते। इसके बावजूद तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो, और वैसे भी तुम जिस मुकाम पर बैठी हो मैं जानता हूँ कि उस पर असल में जगन का हक था, जिसे तुमने छीना है। अब सुमंत की ये बातें कला के दिल को छू जाती हैं और उसे बहुत दुख होता है। इसके बाद कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम कला को देखते हैं जो कि एक गाने की रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हो रही थी, जबकि उर्मिला ऐसा नहीं चाहती थी। अब उर्मिला के मन में अपनी बेटी के प्रति कोई भी प्यार नहीं था और ना वो अपने सपने को पूरा करवाना चाहती थी। यानी जगन के मरने के बाद से उसने खुद के मकसद को चेंज कर लिया था, या कहें कि मकसद छोड़ ही दिया था। वही अवार्ड जीतने का मकसद, अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने का मकसद। लेकिन फिर भी कला उससे कहती है कि माँ, मुझे जाने दो, मैं आपका नाम जरूर रोशन करूंगी। जिस पर उर्मिला उससे कहती है कि वो जाए लेकिन कभी वापस ना आए, क्योंकि अगर एक बार वो बाहर गई तो यहाँ नहीं आएगी। अब कला उससे कहती है कि माँ, आप भी तो एक सिंगर थी और आपने भी तो सब कुछ छोड़ा था इसके लिए। फिर अगर आप कहती हैं तो मैं भी तो ये सब छोड़ सकती हूँ अपने काम के लिए। आखिर इसमें गलत क्या है? ये सुनकर उर्मिला चौंक जाती है कि कला वही कर रही है जो एक बार अपने करियर की शुरुआत में उर्मिला ने किया था। फिर आगे कला उससे कहती है कि वो अपनी माँ के लिए सब करती है, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ भी काफी नहीं लगता, जिसे सुनकर उर्मिला गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और फिर हम कला को देखते हैं जिसका एनवायरनमेंट पूरी तरह से बदल गया था। वो अकेली थी और उसके सामने खाली माइक था, मतलब अब उसके पास सिर्फ म्यूजिक बचा था और दूसरा कोई नहीं। फिर अगले सीन में हम कोलकाता की रिकॉर्डिंग देखते हैं, जहाँ कला अच्छे से गा नहीं पा रही थी और उसके एक के बाद एक टेक फेल हो रहे थे, जिस वजह से धीरे धीरे सब सुमंत को ये बोल रहे थे कि वो बेवजह कला को वहाँ लाया है, क्योंकि उसके अंदर वो हुनर नहीं है जिससे वो एक बड़ी सिंगर बन सके। अब सुमन भी यही चीज आकर कला से कहता है, जिससे कला का दिल टूट जाता है। लेकिन अब उसके सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, और वो ये कि अपनी माँ उर्मिला के कहने के बाद वो वापस अपने घर नहीं जा सकती थी और ना ही अब उसका सपना उसे बचा सकता था। इसलिए अब वो यही सोचते हुए बाहर आती है, जहाँ सुमन उसे मना करता है कि वो आगे कोशिश ना करे, ऐसे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो उससे रोते हुए रिक्वेस्ट करती है कि उसे एक आखिरी मौका दिया जाए, क्योंकि अब वो यहाँ से या तो मरकर वापस जा सकती है या फिर आगे बढ़ सकती है। इसलिए अब सुमन उसकी मजबूरी देखकर उसे एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो मौका कला को ऐसे नहीं मिलता, उसके बदले वो उसे मॉलेस्ट भी करता है, जिसके बाद कला दुखी खड़ी रहती है, क्योंकि आखिर में उसने अपने सपने के लिए अपनी जिंदगी का आखिरी कदम भी उठा लिया था, जिसमें उसने अपनी माँ के सपने के लिए अपना शरीर भी गिरवी रख दिया था। इस बीच कला को जगन और उसकी पुरानी बातें याद आने लगती हैं, जहां जगन ने उसे कहा था कि वक्त आने पर वो सुमन के साथ काम करेगा और गोल्डन रिकॉर्ड जीतेगा। लेकिन इस बात पर कला ने उससे कहा था कि वो भी अपनी माँ की खातिर अपने गाने के लिए रिकॉर्ड लाएगी। पर फिर जगन ने कहा था कि अगर तुम अपने लिए गाओगी तो जरूर आगे जाओगी, जैसे मैं किसी के लिए नहीं गाता, सिर्फ अपने लिए गाता हूँ।
क्योंकि मुझे गाना अच्छा लगता है और गाना भी मेरी जिंदगी है, जिसकी वजह से मेरी सांसें चल रही हैं। जबकि वो समझ चुका था कि कला सिर्फ अपनी माँ को खुश करने, सिंगर का टैग पाने और लिगेसी को आगे बढ़ाने के लिए ये सब कर रही थी, जबकि उसे ये सब दिली तौर पर पसंद नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जगन के लिए उसका गाना ही उसका पैशन था, उसकी इबादत थी। फर्क यही है कि पैशन में आत्मा से मोटिवेशन आती है, जबकि काम में एक मजबूरी होती है जो ना चाहते भी करना होता है। अब जगन की यही बातें सोचते हुए कला आज अपने लिए गाती है और रिकॉर्डिंग में बहुत मेहनत करती है, और उसका फायदा ये होता है कि आखिरकार उसका गाना सही चल निकलता है। लेकिन अब कई दिनों तक सुमन उसे एक्सप्लॉइट करता है और उसे किसी और डायरेक्टर से मिलने नहीं देता। पर जब कला का सॉन्ग रिलीज होता है तो कला एक बड़ी स्टार बन जाती है और फिर वो अपनी आजादी के लिए सुधा को सेक्रेटरी रख लेती है। और इस तरह हम समझ पाते हैं कि आखिर क्यों उसने प्रेजेंट में सुमंत को फेवर नहीं किया था, क्योंकि सुमंत असल में उसको आगे बढ़ाने के लिए उसके शरीर से खेल रहा था, यानी उसका एक स्वार्थ कला से जुड़ा हुआ था। इसलिए अब कला उससे बदला ले रही थी। इस तरह अब वो सुमंत से आजाद हो जाती है और हम देखते हैं कि जिस मूवी के लिए उसने गाना रिकॉर्ड किया था उसमें अनुष्का शर्मा का कैमियो होता है। इस तरह अब कला धीरे धीरे अपनी सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ती जाती है, जिसके बाद वो सारे रिकॉर्ड्स बनाते हुए कई सारी फिल्मों के लिए काम करती है। साथ ही वो अपने हर रिकॉर्ड अपनी माँ को भेजती है, लेकिन दूसरी तरफ कभी भी उर्मिला उसे खोलकर नहीं देखती और ना ही कभी सुनती है। फिर इसी बीच एक सीन में सुमंत गैलरी में आता है, जहाँ प्रेस और फैंस उसके पास जुट जाते हैं और उससे उसकी अगली मूवी के बारे में पूछने लगते हैं। लेकिन इतने में जैसे ही कला वहाँ पहुँचती है, वैसे ही सारे फैंस दौड़कर उसकी ओर आ जाते हैं और उससे उसके आने वाले गाने और मूवीज के बारे में बात करने लगते हैं। इस तरह ये सीन हमें दिखाता है कि आज आप जहाँ हो और वहाँ से किसी और को नीचा समझो या गिराओ, तो कल वही इंसान आपसे ऊपर हो सकता है और आपको उतने ही ऊपर से नीचे गिरा सकता है। ये वक्त है जो बदलता ही है, यही प्रकृति का नियम है। खैर, अब प्रेजेंट में भी यही हुआ, यानी कला एक स्टार बन गई, जबकि सुमंत अपने प्रोजेक्ट्स के लिए मोहताज हो चुका था। लेकिन अब मूवी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हम कला को देखते हैं जो काफी परेशान दिख रही होती है। पर इस बीच कुछ प्रेस वाले उसका इंटरव्यू लेने आते हैं, लेकिन तभी उसे जगन की स्पिरिट दिखती है। वो उससे पूछती है कि उसने उसकी जान क्यों ली, आखिर सिर्फ उसकी आवाज ही तो गई थी। तो इस पर जगन कहता है, मेरी आवाज ही तो मेरी पहचान थी, जब वो ही नहीं रही तो मैं इस दुनिया में रहकर क्या करता। इसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या इतना सब करके तुम खुश हो, क्या तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। तो कला उसे मना करती है और कहती है कि नहीं, उसकी माँ अभी भी खुश नहीं है। इसका मतलब आज भी वो अपनी माँ को खुश करने के लिए ये सब कर रही थी और उसे खुद नहीं पता कि वो स्टार क्यों बनी। फिर अगले सीन में कला कॉस्ट्यूम फिटिंग के लिए जाती है, जहाँ उसे अचानक वही ठंडा माहौल महसूस होता है और बर्फ भी दिखने लगती है। असल में यही माहौल तब था जब जगन की मौत हुई थी, यानी अब कला को अपनी माँ की नफरत और जगन की मौत की यादें सताने लगती हैं। इसका मतलब वो साइकोलॉजिकल लेवल पर बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी। खैर, अब सुधा ये चीज नोटिस कर लेती है और फौरन उसे लेकर घर वापस आती है। वो देखती है कि कला अब पूरी तरह से अनस्टेबल होती जा रही थी, क्योंकि कभी वो जगन के बारे में बोलती तो कभी अपनी माँ से खुद बात करने लगती, जिस वजह से अब सुधा उसे संभालने की कोशिश करती है और उसके लिए पानी लेकर आती है। पर कला इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी कि उसे उस पानी के ग्लास में दूध दिखने लगता है। और फिर यहाँ हमें इसकी असली वजह दिखाई जाती है कि आखिर वो दूध से इतना नफरत क्यों करती थी। अब सीन यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ सच हमारे सामने आता है। असल में जिस दिन जगन का परफॉर्मेंस सभी बड़े लोगों के सामने होने वाला था, उस दिन सुबह दूध देते वक्त कला ने उसके दूध में मरकरी मिला दिया था और इसी वजह से उस दिन आखिरी मोमेंट पर जगन की तबीयत बिगड़ गई थी और साथ ही उसकी आवाज भी खराब हो गई थी। यानी एक तरह से उसने अपनी माँ की दी हुई जानकारी का गलत इस्तेमाल किया था। और अब प्रेजेंट में उसके अंदर दूध से डर का कारण यही था, क्योंकि उसे लगता था कि कहीं उसके दूध में भी कोई मरकरी ना मिला दे। दूसरी तरफ हम उर्मिला को देखते हैं, जो अपने घर पर थी और साथ ही रेडियो पर कला का वही इंटरव्यू चल रहा था जिसमें उसने जगन से बात की थी। लेकिन असल में वो खुद से ही बात कर रही थी और जवाब भी खुद दे रही थी। असल में ये एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और इलनेस का असर होता है, जिसमें आदमी ऐसे ही अपने हिसाब से खुद से बातें करने लगता है, जबकि दूसरों को वो ऐसे दिखाता है जैसे कि कोई उसके सामने हो, भले ही असल में वहाँ कोई मौजूद ना हो। इस तरह अब कला सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो चुकी थी और बहुत अनस्टेबल हो गई थी। धीरे धीरे वो ढेर सारी स्लीपिंग पिल्स खाने लगती है, क्योंकि वो चाहकर भी सो नहीं पा रही थी। असल में उसे इस बात का सबसे बड़ा गिल्ट था कि उसकी वजह से जगन ने अपनी जान ले ली, जबकि वो उसे मारना नहीं चाहती थी
और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जिस माँ के सपने के लिए उसने सब कुछ छोड़ा, यहाँ तक कि अनजाने में एक आदमी की जान से लेकर अपने शरीर तक का सौदा कर दिया, आज वही माँ उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ये चीज उसको इस कदर खाए जा रही थी कि वो चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी और नींद की गोलियां खाए जा रही थी, जबकि डॉक्टर और सुधा उसे लगातार रोक रहे थे। फिर हम देखते हैं कि कुछ देर बाद उर्मिला के पास कला के डॉक्टर का फोन आता है, जो उससे कहता है कि उसकी बेटी मेंटली बीमार हो गई है और उसकी हालत बेहद खराब है। वो बैठे बैठे अपनी माँ और जगन के बारे में बड़बड़ाती है और यही कहती रहती है कि माँ मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा सपना पूरा नहीं कर पाई। वो समझ जाती है कि अब तक कला ने जो कुछ भी गलत किया वो उसी के लिए किया, क्योंकि वो उसके सपने को पूरा करना चाहती थी। इस तरह अब कहीं ना कहीं उर्मिला अपनी गलती को रियलाइज करने लगती है। उसे लगने लगता है कि उस वक्त जगन को घर लाना और कला को उसकी जगह देना एकदम गलत था। बजाय इसके उसे अपनी बेटी पर भरोसा करना था, क्योंकि वो आज भी वही है जहां वो उसे देखना चाहती थी। अब अगले दिन डॉक्टर कला को साइकोथेरेपिस्ट के पास ले जाने की तैयारी करते हैं और इस बीच उर्मिला भी वहां पहुंच जाती है। वो उनसे कहती है कि उसकी बेटी पागल नहीं है और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। वो कहती है कि उसे अपनी माँ का साथ और एक घर की जरूरत है जो मैं उसको दूंगी और उसका ख्याल रखकर उसे वापस से ठीक कर दूंगी। आखिर मैं उसकी माँ हूँ और एक माँ के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि उर्मिला बहुत देर कर चुकी थी, क्योंकि जब वो कला के पास जाती है तब तक कला अपनी मानसिक स्थिति से दुखी होकर खुद की जान ले चुकी होती है। फिर मूवी के एंडिंग सीन में हम कला को देखते हैं, जो अपनी बेटी की याद में उसके रिकॉर्ड्स और रिकॉर्डिंग्स देख रही होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी तो खत्म हो गई, लेकिन यहाँ मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। लास्ट में उर्मिला ने ये कहा था कि एक माँ के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, जो बात एकदम सही थी। लेकिन डायरेक्टर ने ये चीज बखूबी दिखाई कि भले ही माँ के लिए सब कुछ मुमकिन है, लेकिन वक्त रहते ही ऐसा हो जाए ये भी जरूरी है। जब कला को अपनी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उसकी माँ ने उसका साथ नहीं दिया, और जब वो साथ देने आई तब तक वक्त बीत चुका था, जिसका कला को बेसब्री से इंतजार था। वो इसीलिए मर गई क्योंकि लास्ट तक उसे अपनी माँ से वो सुनने को नहीं मिला जिसके लिए खुद उसकी माँ ने उसे ट्रेन किया था। यानी पूरी उम्र वो अपनी माँ के कहे पर चलती रही, जिसके बाद खुद उसकी माँ ने उसे धोखा दिया और जगन को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। इससे कला का मनोबल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए वो सब किया जो भी वो कर सकती थी, सब सही और गलत। पर आखिर में उसके हाथ भी कुछ नहीं आया, जो इस चीज को भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं गलती उसकी भी थी। आज भी मैं देखता हूँ कि कई बच्चे अपने माता पिता के कहने पर वो सब करने लगते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं, और फिर जब वो बाद में कामयाब नहीं हो पाए तो वापस अपने माता पिता को ही बुरा भला बोलने लगते हैं। ऐसे ही जहाँ एक तरफ माता पिता को समझना चाहिए कि उनके बच्चे उनके हिसाब से सब काम कर सकते हैं लेकिन करियर नहीं चुन सकते, वैसे ही बच्चों को सिर्फ बोलकर नहीं बल्कि कुछ न कुछ साबित करके अपने माता पिता को ये प्रूव करना चाहिए कि आखिर अगर तुम अपने हिसाब से करियर चुन रहे हो तो उसकी एक खास वजह है। गलती किसी की नहीं होती और सभी की होती है, इसलिए दोनों पहलुओं को नजर में रखना जरूरी है। यही वजह थी कि मैंने इस मूवी को एक्सप्लेन किया, क्योंकि ऐसी मूवीज बहुत ही मुश्किल से बनती हैं और बनती हैं तो कब आई और कब गई पता ही नहीं चलता। डायरेक्टर साहब को मैं थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने इस मूवी को पब्लिक के सामने रखने का जिगर दिखाया। इसलिए ऐसे डायरेक्टर और राइटर के साथ साथ इसके स्टार कास्ट के लिए भी मूवी को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए ताकि वो अपने पेरेंट्स को ये मूवी दिखा सके। साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।